तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के एक बहुत ही अनोखे दौर की। एक ऐसे दौर की जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव उन लोगों ने रखी जो कभी खुद गुलाम हुआ करते थे। तो सवाल उठता है, भाई आखिर ये थे कौन गुलाम जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया? इस सफर में हम यही देखेंगे कि कैसे कुछ मामूली गुलाम हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक बन गए। तो इस पूरे वंश में हम खास तौर पर 4 बड़े नामों पर गौर करेंगे: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। इन्हीं चारों ने इस वंश की कहानी लिखी, इसकी नींव से लेकर इसे एक मजबूत सल्तनत बनाने तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुल्तान से, यानी इसके संस्थापक से, कुतुबुद्दीन ऐबक। और हाँ, ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। तो ऐबक के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि उसने दिल्ली से नहीं बल्कि लाहौर से हुकूमत की, और वो अपनी दरिया दिली के लिए इतना मशहूर था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला और पीर बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला कहते थे। यही नहीं, कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसलिए उसका एक और नाम पड़ गया, कुरान खान। लेकिन उसका राज ज्यादा लंबा नहीं चला। 1210 में पोलो, या जिसे तब चौगान कहते थे, खेलते हुए उसकी मौत हो गई। ऐबक के बाद कहानी असल में शुरू होती है। अब आते हैं उस शख्स पर जिसे दिल्ली सल्तनत का असली आर्किटेक्ट मतलब असली बनाने वाला माना जाता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? राजधानी को लाहौर से उठाकर दिल्ली ले आया, और फिर उसने सल्तनत की अपनी करेंसी शुरू की, एकदम प्योर अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल। देखिए, ये सिर्फ सिक्के नहीं थे, ये एक तरह से ऐलान था कि दिल्ली सल्तनत अब एक आज़ाद, एक सॉवरेन पावर है। इसके अलावा उसने इक्ता सिस्टम शुरू किया, पर उसका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कदम था अपने 40 सबसे वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाना। इसे तुर्कान चहलगानी या आम भाषा में दल चालीसा कहा गया। अब ये था क्या? ये इल्तुतमिश के 40 सबसे भरोसेमंद और ताकतवर तुर्की गुलामों का एक काउंसिल था। इल्तुतमिश ने इसे अपनी ताकत को पक्का करने के लिए बनाया था। मतलब सोच ये थी कि ये लोग सिंहासन की हिफाजत करेंगे, सुल्तान के सबसे करीबी रहेंगे। पर सोचिए, क्या होता है जब आपके रक्षक ही पावर के भूखे हो जाएं, जब वही किंग मेकर बनने का ख्वाब देखने लगे। बस यहीं से इस वंश के सबसे बड़े झगड़े की नींव पड़ी, और ये झगड़ा सामने आया इल्तुतमिश के ठीक बाद। इल्तुतमिश को लगता था कि उसके बेटे किसी काम के नहीं हैं, तो उसने उस जमाने में एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी बेटी रजिया को अपना वारिस चुन लिया। जाहिर है, चहलगानी के उन 40 सरदारों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। तो जब इन सरदारों ने रजिया को किनारे लगाने की कोशिश की, तो रजिया ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। वो लाल कपड़े पहनकर, जो उस वक्त इंसाफ का रंग माना जाता था, अमीरों या दरबारियों के पास नहीं गई। वो सीधे दिल्ली की आम जनता के बीच पहुंच गई और उनसे इंसाफ मांगा। ये इतना बड़ा और बोल्ड मूव था कि जनता उसके साथ हो गई और उसे सिंहासन मिल गया। लेकिन रजिया कितनी भी काबिल क्यों न हो, चहलगानी के सरदार लगातार उसके खिलाफ साजिशें करते रहे, और आखिर में उन्हीं की साजिशों की वजह से रजिया का पतन हुआ। सल्तनत में एक बार फिर उथल-पुथल का दौर शुरू हो गया। जैसा कि हिस्टोरियन हबीबुल्ला कहते हैं, रजिया का पतन असल में तुर्क अमीरों की जीत थी। रजिया के जाने के बाद तो चहलगानी को मानो खुली छूट मिल गई। अगले 20 साल पूरी तरह से उन्हीं के नाम रहे। वो अब सुल्तान नहीं, किंग मेकर बन चुके थे। हालत ये हो गई थी कि सुल्तान तो बस नाम का रह गया था, एक कठपुतली। असली पावर तो चालीसा के सरदारों के हाथ में थी। बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद, ये बस नाम थे। कब किसको गद्दी पर बिठाना है, कब किसको हटाना है, ये सब वही 40 सरदार तय करते थे। लेकिन कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है। इन किंग मेकर्स को खत्म करने वाला भी उन्हीं के बीच से निकला। एक ऐसा शख्स जो चहलगानी का हिस्सा तो था, पर उसका एक ही मकसद था, चहलगानी को जड़ से उखाड़ फेंकना और सुल्तान की ताकत को वापस लाना। और उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन को पता था कि सुल्तान की इज्जत वापस लानी है तो उसे सबसे ऊपर दिखाना होगा। तो उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। उसने खुद को जिले इलाही कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब है जमीन पर खुदा की परछाई। मैसेज साफ था, सुल्तान बाकी सरदारों के बराबर नहीं, वो सबसे ऊपर है, उसे सीधे खुदा से ताकत मिलती है।
और अपनी इस बात को मनवाने के लिए बलबन ने जो पॉलिसी अपनाई उसे इतिहास रक्त और लौह की नीति के नाम से जानता है। इसका सीधा सा मतलब था, जरा से भी बगावत या असहमति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सजा होगी बेइंतहा क्रूरता और हिंसा। मकसद था लोगों के दिलों में सुल्तान का खौफ बिठाना। और उसने ये करके दिखाया। उसने दिल्ली के आसपास लूटपाट करने वाले मेवाती डाकुओं का पूरी तरह सफाया कर दिया। कटेहर में जब विद्रोह हुआ तो उसे इतने खून खराबे के साथ कुचला के लोग कांप गए। बंगाल का गवर्नर जब बागी हुआ तो बलबन खुद उसका पीछा करते हुए गया और उसे मार डाला। और रही बात सरदारों की, तो उसने एक ताकतवर सरदार मलिक बकबक को सिर्फ इसलिए कि उसने अपने एक नौकर के साथ बुरा बर्ताव किया था, सरेआम कोड़े मरवा मरवा कर खत्म कर दी। इस खौफ का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जिस तुर्काने चहलगानी ने 2 सुल्तानों को कठपुतली बना दिया था, बलबन ने उसकी ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उसने सुल्तान के पद की इज्जत और ताकत को फिर से बहाल किया और सबसे बड़ी बात, उसने सल्तनत को अंदरूनी लड़ाई की वजह से टूटने से बचा लिया। हाँ, बलबन के तरीके बहुत बेरहम थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है कि शायद उसी की वजह से दिल्ली सल्तनत बिखरने से बच गई। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या सल्तनत को बचाने के लिए बलबन की ये क्रूरता एक जरूरी बुराई थी? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।